हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था आउटपुट डिवाइस। आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल के अंदर ही हम सीखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है, टोटल जनरेशन हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली है फर्स्ट जनरेशन। ये 1946 में आई और 1954 तक चला। यहाँ पर इस जनरेशन में खासियत ये थी कि इसमें ये वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ। इसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता था, इसका यूज होता था। देखो बताया गया है कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। इस कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था। यह कंप्यूटर ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा तेज़ी से करते थे, इसलिए यह बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे और जगह भी घिरता था, गर्मी भी छोड़ता था और टाइम 2-2 घंटे ले लेता था चालू होने में। और लोग भी इसको चलाने के लिए लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती थी, इसलिए बहुत भारी कंप्यूटर था। फिर उसके बाद आ गया सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में इसमें क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पे यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। तो ये है ट्रांजिस्टर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूज करने के लिए एक स्पेशल एक स्पेस बन चुका है, जो कि यहाँ पर बैठे बैठे यहीं से ऑपरेट किया जा सकता है। यहाँ पर एक डिस्प्ले भी आ गई है। इसमें ना एक लाइनिंग बस चलती थी, जिग जैक वाली लाइनिंग, और यहाँ पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं जो कि अलग अलग प्रकार में इसमें बीप की आवाज़ें आती थी, जिससे ये पहचान पाते थे वर्क क्या हो रहा है। जगह भी कम घेरने लगा, टाइम भी कम लेने लगा, वर्क प्रोसेसिंग फास्ट हो गई, बिजली भी की खपत कम हो गई। तो इसलिए ये उससे बेस्ट है फर्स्ट वाले से। उसके बाद अगली पीढ़ी आई थर्ड वाली। इस जनरेशन में क्या हुआ कि सब कुछ छोटा हो गया। यहाँ पर देखो ये कितना आकार में कितना छोटा हो गया। इसमें टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ गया, टेक्स्ट लिखा जा सकता है। यहाँ पर बटन आ गए, यानी कीबोर्ड भी बन गया इसमें मगर ट्रांजिस्टर की जगह पे आईसी का यूज होने लगा। आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पर आईसी का यूज हुआ और ये बहुत ही कम समय में वर्क करने लगा। यहाँ पे बताया गया है यह सेकेंडों की जगह पे माइक्रो सेकेंड में काम करने लगा। गर्मी भी बहुत ना के बराबर छोड़ने लगा, जगह भी कम लेने लगा और प्रोसेसिंग भी फास्ट हो गई। ठीक है, मिलते हैं हम अगली जनरेशन में। चलते हैं इसमें पीछे जनरेशन में हमने देखो टाइमिंग तो देखा ही नहीं क्या था। सेकंड जनरेशन 1955 से लेके 1964 तक चला, और ये वाला 1965 से लेके 1974 तक चला। अगला जो है वो 1975 से लेकर 2010 तक चला, फोर्थ जनरेशन। इस जनरेशन में पेंटियम प्रोसेसर का यूज होने लगा। इसमें आईसी की जगह प्रोसेसर यूज होने लगा, यानी कि सीपीयू। इसमें मॉनिटर अलग, माउस अलग, कीबोर्ड अलग, माउस अलग, ये सारे पार्ट्स अलग अलग हो गए। इन पे नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, विंडो ऑपरेटिंग आ गया। फिर आ गया फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में ये 2010 से लेकर 2015 तक चला। इस जनरेशन में क्या हुआ कि इसमें प्रोसेसर में परिवर्तन हुआ, यानी कि सीपीयू लगा इसमें उसमें भी, और यहाँ पर जैसे पेंटियम प्रोसेसर है तो इसमें इंटेनियम प्रोसेसर हो गया, यानी कि आई मतलब इंटेनियम। और इसमें ये सीपीयू जो है जितने भी हैं इंटेनियम के अभी भी चल रहे हैं कंटिन्यू। इनमें क्या हुआ है कि जनरेशन अपडेट हुई है, मतलब जनरेशन वही है बट इसमें कुछ अपडेट हुए हैं कैटेगरी वाइज। जैसे कि इंटेनियम में 3 है, ये इंटेनियम में 5 है, इंटेनियम में 7 है, इंटेनियम में 9 है। इस तरह मार्केट में आजकल जो है कि i5 और i7 ज़्यादा चल रहे हैं, i3 नहीं चल रहा है। i3 मतलब कि जिसके पास है ऑलरेडी वो यूज कर रहा है, बाकी मार्केट में अब लेटेस्ट में यही या तो i5 या तो i7 लोग लेते हैं। अगला है व्हाट इज कोर। कोर क्या होता है? कोर एक सीपीयू के अंदर यानी प्रोसेसर के अंदर एक पार्ट होता है जो वर्क प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैसे समझते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। जो ये सीपीयू है यानी ये जो हमारा कोर है, इसके अंदर एक काम करने की क्षमता होती है, जिसमें अगर डबल हैं यानी काम करने की क्षमता 2 हैं तो उसे हम डुअल कोर बोलते हैं। अब ये काम करने के मतलब जैसे कि मान लो इसके अंदर एक काम करने की क्षमता है, और यानी कि काम करने की क्षमता 1 है और वो अकेला 10 काम कर सकता है। अब इसको अगर 20 काम मिल जाए तो वो फिर उसमें टाइमिंग बढ़ जाएगी, यानी कि वो फिर काम को बहुत स्लो करने लगेगा। तो अगर जिसमें 2-2 कोर होंगे
तो उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो यानी कि दोनों मिल करके उन 20 काम को कर सकता है। इसलिए डुअल कोर, ये यानी कि 2 कोर वाले को डुअल कोर बोलते हैं, जिसमें 4 कोर होते हैं उसे हम क्वाड कोर बोलते हैं, और जिसमें 6 कोर होते हैं उसको हम हेक्सा कोर बोलते हैं। यहाँ पे देखो दे रखा है 8 कोर वाले को ऑक्टा कोर बोलते हैं, और इसमें दे रखा है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन यानी सबसे बेस्ट होता है। ये क्या है इसमें कि जैसे कि इसमें ना प्रोसेसर चिपके होते हैं, यानी कि कोर चिपके होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर, स्नैप माने चिपकना, ड्रैग माने छोड़ना, ज़रूरत पड़ने पर ये आपस में एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि मान लो इसको हम 10 काम दे रहे हैं तो ये बड़े आसानी से कर लेंगे, पर जैसे ही हम काम बढ़ा देंगे तो ये जब अकेले नहीं संभाल पाते तो फिर ये अपने आप को ना 2 टुकड़ों में कर लेता है, 2 भागों में कर लेता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे कि ओक्टा कोर है, ओक्टा कोर में 8 यानी कि कोर हैं, तो काम तो वो भी बढ़िया कर रहे हैं, पर वो 8 के 8 बैटरी भी यूज ज़्यादा करेंगे। तो बैटरी बैकअप, जितने हाईफाई कोर वाले प्रोसेसर वाले मोबाइल होंगे उन पे बैटरी बैकअप बहुत कम होता है। पर जैसे स्नैपड्रैगन है, स्नैपड्रैगन में क्या है, ऑलरेडी वो दोनों आपस में चिपके हुए हैं। चिपके होने की वजह से फिर इसमें ना मतलब कि बैटरी बहुत कम यूज करते हैं। जैसे ही वो उनको भार बढ़ेगा वैसे ही वो अपने आप को 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में बांट लेते हैं, जितनी जितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, और फिर उसके बाद वो बैटरी यूज करते हैं। अगला है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप के हैं? कंप्यूटर हैं हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रॉम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और पाल्म टॉप कंप्यूटर। इनमें से सबसे पहला है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का प्रयोग हम स्कूल में, अस्पताल में, ऑफिस, घर, ऐसी जगहों पे पर्सनल यूज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कैसा होता है पर्सनल कंप्यूटर। फिर उसके बाद दे रखा है, ओहो हमारी बैटरी भी कम हो गई है, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगला है मिनी कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर मैंने बताया जैसा, फिर है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ये बैंक में, फैक्ट्री में, बिल्डिंग में, बड़ी बड़ी जगहों पे ऐसे यूज किया जा सकता है, करते भी हैं, और इसका पर्सनल भी यूज कर सकते हैं। और ये इंटरनेट की तार के द्वारा नेटवर्किंग से चलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर हब बनाया गया है, और यहाँ पर एक ही सीपीयू है। एक ही सीपीयू से सर्वर हब के द्वारा कई सारे मॉनिटर को ऑपरेट किया जा सकता है। इसे ऐसे यूज किया जाता है। फिर है पाल्म टॉप कंप्यूटर। पाल्म टॉप कंप्यूटर का यूज क्या होता है कि इसमें जो भी कंप्यूटर हमारे हथेली में आ जाता है उसे पाल्म टॉप कंप्यूटर बोलते हैं। यहाँ तक कि लैपटॉप को भी हम पाल्म टॉप कह सकते हैं, क्योंकि वो भी हम हाथ में ले सकते हैं। मोबाइल हो गया, टैब हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सारे हमारे गैजेट्स, या ये समझ लो कि पाल्म टॉप कंप्यूटर। ठीक है। अगला है लैपटॉप। लैपटॉप के बारे में तो आपको पता ही है। इसे हम ट्रेन में, बस में, एयरपोर्ट में, पार्क में, ऐसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है मेन फ्रॉम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो होता है दिखने में काफ़ी स्टाइलिश सा दिख रहा है। ये रेलवे स्टेशन में और एयरपोर्ट वगैरह में, ऐसी जगहों पे इसका यूज किया जाता है। ये भी कहने का मतलब है कि जैसे कि सुपर कंप्यूटर है एक। पहले तो इसको हम समझते हैं मेन फ्रॉम को। ये मौसम की जानकारी नहीं बताता है, ये सर्वर के द्वारा एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि ट्रेन कहाँ पर है, एयरपोर्ट में, और जैसे फ़्लाइट है वो कहाँ पे है, कितनी ऊंचाई में है, इन सब चीज़ों को, रडार को जानकारी देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर है सुपर कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है काफ़ी महंगा होता है, और अपने भारत में अभी फ़िलहाल ये 18 कंप्यूटर हैं, जिनमें से 8 कंप्यूटर और लॉन्च करने की बात चल रही है। तो ये जो कंप्यूटर है इसका काम होता है जैसे कि मौसम की जानकारी देना, तेल और गैस, इन सब चीज़ों के लिए पता लगाना, परमाणु हथियार बनाना, उनके डिज़ाइन बनाना, इन सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि भारत की सबसे तेज कंप्यूटर में से ये एक परम सिद्धि है, जो कि दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से 63वें नंबर पे ये अपने भारत का परम सिद्धि कंप्यूटर है। अगला है, इसमें बताया गया मेन फ्रॉम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बीच में अंतर। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि मेन फ्रॉम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में क्या अंतर है। तो जैसे कि मेन फ्रॉम कंप्यूटर है, 1 मिनट में अगर वो 1 लाख वर्क कर पाता है, तो सुपर कंप्यूटर करोड़ों वर्क कर देता है। यानी कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है। मेन फ्रॉम के अकॉर्डिंग
सुपर कंप्यूटर फास्ट होता है। बस यही फ़र्क है और बाकी कुछ नहीं। फिर है बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर की भी अपनी एक लैंग्वेज है। जैसे कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज होती है, ऐसे कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है, जिसको समझने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि इसकी लैंग्वेज जो है 0011 करके होती है। और ये लैंग्वेज में जैसे हम कुछ इसे समझाएंगे, बोलेंगे या हम कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हैं, तो कीबोर्ड से वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज होती है जो भी हम इसमें करते हैं। फिर कंप्यूटर ना उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में। और उसके बाद बाइनरी लैंग्वेज को फिर जब रिजल्ट वो ढूंढ के लाएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे, तो वो फिर से हमारे ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ह्यूमन टू मशीनरी लैंग्वेज, मशीनरी लैंग्वेज टू ह्यूमन लैंग्वेज, ऐसे ही इसका वर्क होता है। और उसके बाद फिर है हमारे यूनिट्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। इसमें क्या दे रखा है कि जैसे कि यहाँ बताया गया है कि अगर आप 0 लिखते हैं या 1 लिखते हैं या कोई एक अल्फ़ाबेटिक लिखते हैं, वो एक बिट की जगह ले लेता है। अगर ऐसे ही हम एक बिट की बात करें, यानी 8 बिट, यानी एक अल्फ़ाबेट बराबर एक बिट, तो 8 बिट हों अगर, तो वो एक बाइट की जगह लेगा। कितनी जगह लेगा? एक बाइट की। अगर यही 1024 बाइट हों, अब समझो एक बाइट कितना हुआ? एक अल्फ़ाबेट बराबर एक बिट, और एक बिट जो है ये अगर 8 बिट हो जाएं तो वह एक बाइट की जगह ले लेगा। और एक बाइट अगर 1024 बाइट हो जाएं तो एक केबी की जगह लेगा। और यही एक केबी 1024 केबी हो जाए तो एक एमबी की जगह लेगा। 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, 1024 टीबी बराबर 1 पीबी, 1024 पीबी बराबर 1 ईबी, 1024 ईबी बराबर 1 जेडबी, 1024 जेडबी बराबर 1 वाईबी। ये वाईबी यानी योटाबाइट बहुत बड़ा साइज होता है। तो हमारी फंडामेंटल की क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगला टॉपिक है हमारा विंडोज़, तो हम सीखेंगे विंडो 10। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।